मेरे साथ इस वक्त डेफो मड़वा है विजय कुमार जी, और पिछले दिनों जो है वो मड़वा फॉरेस्ट डिवीज़न काफ़ी सुर्खियों में रहा, क्योंकि वहाँ के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आए थे जिनमें मास स्केल फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के जो है वो विजुअल्स आए थे। जैसे ही हमने डेफो साहब की नोटिस में ये चीज़ लाई और वो खुद जो है वो बॉर्डवन चले गए, और वहाँ पर इन्होंने जो है वो काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें वहाँ का जो बीट गार्ड है उसको भी सस्पेंड किया गया है, जबकि फॉरेस्टर और रेंजर के खिलाफ जो है वो हायर अथॉरिटीज़ को लिखा है फॉर एक्शन। हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस को बचाने के लिए और फॉरेस्ट को बचाने के लिए और फॉरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। सर, क्या देखा आपने जब आप बॉर्डवन गए? जो हमने विजुअल्स देखे, क्या उससे ज़्यादा कुछ डैमेजेस थी या क्या से? हाँ नमस्कार जी। हाँ, जैसे कि आप परसों 2-3 दिन पहले कुछ विजुअल व्हाट्सएप के मीडियम से या सोशल मीडिया के मीडियम से मेरे नॉलेज में आए, तो इमीडिएटली जो कार्रवाई थी फॉर द नेग्लिजेंसी ऑफ टू रिपोर्टिंग दैट ऑफेंस, फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड किया गया और साथ ही साथ एक टीम बनाई गई जिसकी ADFTF और रेंज ऑफिसर उडिल, उनके साथ एक फॉरेस्टर रैंक का ऑफिशियल्स और गार्ड साहब को तैनात किया गया ताकि मौके पे जाया जाए और उस डैमेज को, उस जो वायरल वीडियो है उसकी क्रेडिबिलिटी को ऑन स्पॉट चेक किया जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली टीम को डिप्यूट किया गया। मैं भी वहाँ पे टीम के साथ गया। मेरे कुछ हालांकि मड़वा में और भी हमें इंस्पेक्शन काम थे, डेवलपमेंट काम थे, तो टीम की इंटरफेरेंस के लिए मैंने उनको कहा कि आप इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी कीजिए। टीम गई, टीम ने पूरा वो थारोली चेक किया। तो उससे पहले रेंज अफसर ने अपने लेवल पे वहाँ पर 62.34 CFT ऑफ पर ड्राई जो है वो सीज किया था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज थी। दिस इज नॉट ए डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज, दिस इज द एक्शन टेकन बाय द डिपार्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू वो। तो उसके साथ साथ इसमें जो नेग्लिजेंसी थी बीट गार्ड की, क्योंकि कोई भी डैमेज है अगर उसको आप 24 आवर के अंदर अंदर अपने सुपीरियर ऑफिसर को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसमें लगता है कि ये इस फॉरेस्ट गार्ड की उस जो वहाँ पे जो इसकी तैनाती है उसकी कोई है, तो वो उसी के इसी एक्शन के इनएक्टिव रहने के तरीके उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको इमीडिएट सस्पेंड किया गया और एक इंक्वायरी टीम बैठा दी। टीम गई है, उन्होंने थारोली चेक कर लिया है। उसके अलावा वहाँ पे एक किसी पुलिस पर्सन का नाम उजागर हुआ था, उसके घर में मैं पर्सनली गया हूँ। उसका घर जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्लिंथ एरिया है जी। उसके घर से टाइल की 24.65 CFT ओल्ड टाइल वो मैंने खुद देखी, वो उसके फोटोग्राफ लिए हैं और उसने हमें एक दो फॉर्म दिया था जो काफ़ी ओल्ड था, 2-3 साल, वो भी हमने उसको भी उस चीज़ को भी जेरे जब्ती में लाया। क्योंकि जब भी कोई सीजर होता है, जब भी कोई इलसिट जहाँ किसी का बेसिकली क्या होता है कि जो हम जम्मू नोटिस के अंदर टिम्बर देते हैं, जो जमींदार होता है, मैं रिटर्न में भी हम परमिशन लिखते हैं कि आप 1-2 साल के अंदर 6 महीने के अंदर इसको यूटिलाइज कर लो। बट आसिफ साहब, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, इस ये जो एरिया है मड़वा बॉर्डर जहाँ किस तरह के दूर दराज जाते हैं, ये इन लोगों का क्या है, क्योंकि हमने 2-3 साल हो गया, ये क्या करते हैं, पहले साल अपने पत्थर इकट्ठे करते हैं, दूसरे साल के लकड़ी करेंगे और इसके थोड़ा इनको टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी महकमा की तरफ से बार बार हमने लिखा होता है कि मुझे इनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि कल को बेशक उन्होंने एक उससे ली होती है, जम्मू नोटिस में ली होती है, ताकि वो लकड़ी एक अथराइज लकड़ी बन जाए। नहीं, लेकिन जिस तरह से विजुअल्स आ रहे हैं हाँ, उसमें काफी हाई लेवल का जो है, और फॉरेस्ट में लकड़ी रखी गई है, पेड़ सीधे वो काटे हुए हैं। जो वो एरिया था दैट इज फॉरेस्ट के लैंग्वेज में उसको कहते हैं अनकमर्शियल एरिया। अनकमर्शियल एरिया का मतलब होता है यहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन करना पॉसिबल ना हो। बड़ा स्टीप था, वहाँ पे टीम गई हमारी, बेसिकली वही वाहिद एरिया है बड़वन में, मिंदली और आपकी में, जहाँ आपको बड़े अच्छे फॉरेस्ट के फर्स्ट स्पीशीज़ है, गुदलू जिसको कहते हैं,
वो पाया जाता है। और वहाँ पर कायल, देवदार तो है नहीं, कायल बड़ा कम है। तो स्नो फॉलन से वो काफ़ी सारे जो अप्रूव हुए गए थे उनका पहचान किया गया था। तो वो उन्होंने उनके भी विजुअल को वेरीफाई किया है, उनको नोट डाउन किया है। बेसिकली ड्यू टू द इंटरनेट प्रॉब्लम, जी। जो व्हाट्सएप जो हमारा मीडियम है, मैंने तो उनको आज ही इंस्ट्रक्शन दी थी, मॉर्निंग इवनिंग को इंस्ट्रक्शन दे दी कि वो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट हमें इमीडिएटली सबमिट कर दें, सो दैट जो कंसर्न ब्लॉक अफसर था वहाँ पे, जिसकी नेग्लिजेंसी से या नहीं टाइमली जो एक्टिव नहीं रहा, तो उसको भी एक डिपार्टमेंटल तौर पे उसके ऊपर वो एक्शन लिया जाए। और मैं साथ साथ आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता देता हूँ, मैंने अपने इंस्ट्रक्शन, अपने जो टीम नोट बनाया था उसमें भी रेंज अफसर को कॉपी की थी कि वाई यू हैव नॉट टेक टाइमली कोग्निजेंस। जी। ठीक है, तो क्योंकि एक जंगल जो है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, आप तो इसको किसी बंद ताले में तो रख नहीं सकते। बिल्कुल। बट एक ये हमारा एक ड्यूटी बनती है फॉरेस्ट ऑफिसर की कि अपने एरिया में करें। गवर्नमेंट करोड़ों तनख्वाह देती Yes, है, yes, लाखों yes, रुपए जो है खर्च करती है, शायद एक तो, फॉरेस्ट हाँ। की लाख से ज्यादा एक फॉरेस्ट नहीं, लाख लोगों का नहीं है, मैं आपको चाहे सीधा एक ही सीधा- रुपया हो, लेकिन नहीं, ड्यूटी जो है ला जो ड्यूटी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ड्यूटी है, वेदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दे वेदर कम दे, वो दैट इज ड्यूटी, इट इज ड्यूटी, इट इज अ ड्यूटी। अब इसके रिपोर्ट साथ साथ मैं अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ, जनरली क्या होता है कि जो हमारे मड़वा वार्डवन खास कर ये जो इंटीरियर एरिया के इलाके में सर्दियों में क्या होता है, बर्फ़ पड़ती है, फायरवुड लकड़ी गिरती है, अपरूड होते हैं, और वो लोग कुछ फायरवुड के तौर पे भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, लेकिन जो पैसा वहाँ आता है वो कम से कम सरकारी खजाने में तो जमा होना चाहिए। फायरवुड का मैं जनाब को वो तो मैं जनाब आपका को बता- गार्ड जो है वो मैं- जमा करके ले नहीं, लिया है। मैं जनाब को बताता हूँ, ऐसे जो प्रोसीजरल है, जो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, एज पर जम्मू नोटिस और फायरवुड जो लोकल रेजिडेंट है, ही कैन कलेक्ट द फायरवुड फ्रॉम द रिफ्यूज ऑफ द फॉरेस्ट। बिल्कुल ठीक है, जहाँ अवलांचेस से कोई लकड़ी आई, बिल्कुल, उसका रिफ्यूज ले सकते हैं। लेकिन लोगों से पैसे लिए गए नहीं, उसके। अगर ऐसी कोई नोटिस चीज मेरे नॉलेज में आई तो उसके बाद आप मुझे अब मैं दूसरा सवाल आपको पूछूंगा, क्या आप 10,000 रुपए लेते हैं एक बंदे से जहाँ लकड़ी पकड़ी गई, या सब लोगों से जिस एरिया में फॉरेस्ट डैमेज हुई? क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि नहीं, लोगों को इंडिविजुअली नहीं, तौर पे मेरी बात पैसे मांगे जा रहे हैं, और अब वहाँ पर गाँव में एक तरह की जंग छेड़ गई है, एक दूसरे की खानदान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ही ने जो है वो फॉरेस्टर को इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि आपके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, रिपोर्ट्स हमें मिल रही है कि वो लोगों को उकसा रहे हैं कि किसने इन्फॉर्मेशन दी, किसने। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, डेफो साहब को मैंने बताया है, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को मैंने बताया है। जिन लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा वो आकर मुझे पूछे, मैं बताता हूँ फिर कैसे हुआ है। मेरी बात सुनिए, तो जैसे पैसे मांगे जा रहे जो हैं। आप किसी लेन देन का बात कर रहे हैं, अगर मेरे नोटिस में जो चीज़ें आई है, इन्वेस्टिगेशन टीम गई है, मैंने पहले हिदायत दी है टीम को, मैं अगर आप लोग अपना काम सही तरीके से नहीं किया गया तो मजबूरन मुझे दूसरी टीम भी बनानी पड़ेगी, जैसा मैं उसकी अगुवाई खुद करूँगा। ये मैं आपके सामने कह देता हूँ। बिल्कुल, ठीक है, इसका मतलब है कि किसी को कोई पैसे नहीं देने, पैसे जो नहीं कार्रवाई देने, होगी, अगर फाइन पड़ेगा वो यहाँ से नहीं, पड़ेगा। जो अंडर रूल जो होगा वो इधर ही होगा, अथराइज कोर्ट में ये केस आएगा, ये बाकायदा उनको समन किया जाएगा जो जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, और उसकी एक प्रोसीडिंग चलेगी अंडर सेक्शन 52 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो आप लोगों को क्या बताना और चाहेंगे? लोगों को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको घर बनाना है, जहाँ किसी को ज़रूरत है, आपके नॉलेज के लिए, मैं मड़वा में जब गया, वार्डवन गया, जब उसके बाद टंडर गया, टंडर नहीं अपना हंजल, हाइनन और नवापति पिलर, वहाँ मैंने लोगों को जाकर मैंने कहा आप लोग किश्तवाड़ नहीं आ सकते, आपके जो मसाइल है उनके छोटे से होते हैं कि फाइल सेक्शन। हाँ, बिल्कुल। मैंने इमीडिएटली उनसे उन्हीं की कोई 50 एप्लीकेशनें मार्क की हैं, और मैंने उनको कहा कि आप 1-2 दिन जो छोटी मोटी हमारी होती हैं, प्री रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, मुझे आप दे दीजिए, मैं आपको 2-3 दिन के अंदर ही सेंक्शन जो एज पर गवर्नमेंट नाम है, वेरी सिंपल है, वो हम दे देंगे। और मेरी आम लोगों से ये गुजारिश है कि इल्सिट डैमेज जो है वो बहुत ही खतरनाक है, और मैं आप लोगों को ये भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इसकी सज़ा 2 साल और 25,000 जुर्माना है। यानी कि जो भी होगा वो यहीं से होगा। जो भी चीज़ मैंने बार बार लोगों को बीच में जाता हूँ, मैं इधर भी सिंहपुरा में भी किया, बोले गए थे, इधर हवल में, और यहाँ भी हमने डैमेज डिवर किया था सिंधी में। इसमें जो FIR लगेगी, जब्तियाँ हुई हैं, तो लिहाजा क्रिमिनल प्रोसीडिंग का प्रोविज़न भी हमारे पास है, वो स्टार्ट किया है। और लोगों को मैं ये कहता हूँ, कभी भी ऐसी चीज़ का विक्टिम मत बनिए
जिनको भी है, मेरा फ़ोन नंबर 24 आवर अवेलेबल है, मैं डायरेक्ट हूँ, आप मुझे कर सकते हैं, रेंज अफसर। मैंने पहले एक चीज़ मैं आपके नॉलेज में बता दूँ, अगर किसी का, उनका विलेज में हर बंदे की अपनी अपनी कुछ ना कुछ वो होते रहते हैं, मतलब मतलब दुश्मनियाँ अपने हैं। दुश्मन, वो उसके लिए मैं मतलब कि उनके इंटरनल अफेयर्स में आई कांट इंटरफेयर, बट अगर तो किसी को लगता है तो मेरे रेंज अफसर को बताए वो, अगर रेंज अफसर मेरा नहीं सुनता वो मुझे बताए। बड़ी सारी केसेस में आसिफ साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों के कुछ पिटीज इश्यूज थे, जब उन्होंने मेरे पास एप्लीकेशन डाली, मैंने यहाँ से टीम बनाई, तो वहाँ पे बड़ा उन्होंने सपाट पे बताया नहीं जी अभी हमारा तो कुछ नहीं था, हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। और मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला है, मैं जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी देर नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, वो यही नहीं, अगर फारिश की कोई डैमेज करता है और वो सच पाया जाता है तो वो कैसे? नो कॉम्प्रोमाइज। डैमेज के लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है, ये है डिपार्टमेंट 24 आवर काम कर रहा है, हम लोग 24 आवर काम कर रहे हैं, मेरी यही इंस्ट्रक्शन है। मेरा रिक्वेस्ट है आम लोगों से, मीडिया से, इन लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाइए कि जेन्युइन जो नीड्स हैं वो हम अपने लेवल पे पूरा कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये नीड है वो इसको नहीं पूरा कर सकते। ड्यू टू कोविड हम इतने ज़्यादा मास स्केल पे कैंपिंग नहीं कर सके, क्योंकि वो पिछले साल हमने उससे 2019 में किए थे, तो इस साल 2 साल से नहीं कर पाते। इसकी वजह यही है कि जो एक हमारा बड़ा दूर दराज का इलाका है, हर बंदा जो है ना ही कनेक्टेड, हाँ, तो इसलिए हमने अपना टूर ऐसा बनाया होता है कि एटलीस्ट एक महीने में हम मड़वा वार्डन के 2 चक्कर एटलीस्ट लगते हैं। अब आप इस इशू के बाद एक सबसे बड़ा इशू है जो पिछले कई सालों से जो है वो लटका हुआ है। पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, उस पर डीडीसी चेयरपर्सन जो है वो हमारी किश्तवाड़ की, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट का इशू उठाया था, वो दक्षिण रोड की क्लियरेंस को लेकर था। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस जो रूरल रोड प्रोजेक्ट है उसमें भी मीटिंग ली, जिसमें हमारा दक्षिण का रोड भी आता है। तो सच्चाई क्या है? पिछले 42 साल से वो रोड जो है वो बनी है और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की वजह से रुकी है। दक्षिण रोड जो है, दक्षिण रोड अप टू मड़वा एक वाहिद ऐसा एक कनेक्टिविटी बनेगी जो इलाका किश्तवाड़ को, जो किश्तवाड़ हेडक्वार्टर को मड़वा से जोड़ा जाएगा। बिल्कुल। तो बड़ा ही एक स्ट्रेटेजिक एक इम्पॉर्टेंट रोड है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस रोड की जो फाइल्स हैं, ये रोड इसको कहा जाता है भंडार कोट नवापच्ची सेक्टर। जी जी। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द अवर भंडार कोट और पलमाड़, डंगूरन, ये अपना लोपारा तक, उसके बाद ये नवापच्ची जाएगा जी। तो इसका जो फेज 1 की इनको सेंक्शन मिल गई थी पहले ही। उसके बाद 2012 में इनका एक इंडेंट आया था, वो इंडेंट का नाम था डंगडूरू टू लोपारा, और दूसरा इंडेंट था एक नवापच्ची टू हंजर जी। ये एक रोड का इंडेंट था। इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, मैं यहाँ पे था, मेरा सेकंड टर्न है यहाँ पे, तो जो 2015 में हमने इनकी फाइल चलाई थी डंगडूरू टू लोपारा, उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस में हमने काफ़ी जद्दोजहद करके, मतलब कि जो एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर हमारी ड्यूटी है, टाइम बॉन्ड, इसमें मतलब हमारा ये रहता है कि सस्टेनेबल तरीके से फॉरेस्ट रोड बने, क्योंकि उस टाइम रियासत जो हमारी अभी ड्यूटी है वो स्टेट थी, तो स्टेट का जो जितने भी फॉरेस्ट क्लियरेंस के केसेस होते थे वो एक हमारी स्टेट लेवल की अपेक्स एडवाइजरी बॉडी होती थी, उसको फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी कहा जाता था, जिसकी सियादत जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते थे, और फॉरेस्ट मिनिस्टर का इसमें नहीं होता था, इसमें बाकी जो मेंबर्स होते थे तो कंजर्वेटर, हाँ यस, उसमें जाता था। तो उनका बड़ा ही एक कंसर्न रहता था कि इसमें जो मिनिमम केसेस, मिनिमम ट्रीज जो है इन्वॉल्व है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेशन कम से कम हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको केस भेजा, और वो केस हमारा 2016 में वो हो गया, और 2017 में उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर मिल गया जो PMGS बाई मड़वा सब डिवीज़न को, जिसके अकॉर्डिंगली 2017 से आज की डेट में आप बड़ी बात कहते हैं कि वो रोड कहाँ तक पहुँचा है, उनको लोपारा तक क्लियरेंस है, जो लोपारा है वहाँ तक, तो फिर नो हडल, हाँ, तो अप टू लोपारा। तो हडल कहाँ पर है? हडल आता है, दूसरा केस था इनका नवापच्ची टू हंजल लोपारा, उसमें क्या था, बाद में इन्होंने 2 केस बना दिए इसको। PMGS बाई ने जब इनका वो वाला वो भी एडवाइजरी कमेटी में साइमल्टेनियसली गए थे, उसमें देन चीफ सेक्रेटरी जो भी एडवाइजरी कमेटी की उसमें जो मिनट्स ऑफ मीटिंग निकले थे, एजेंडा निकला था, उसमें डायरेक्शंस दी गई थी
कि आप इस रोड को रीलाइन कीजिए, इसमें आप अल्टरनेट रोड देखिए, अलाइनमेंट देखिए, सो दैट जो है नंबर ऑफ ट्रीज जो है रिड्यूस रिड्यूस हो जाए। उसके बाद ऐसे चलता गया। तो 2018 के बाद 18 के बाद अभी एक दो बार जो रिजेक्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सर हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई, और यूनियन टेरिटरी में 2019 में ही बिगिनिंग में ही हमारा ये एक प्रवेश पोर्टल, जी ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का था, मिनिस्ट्री ऑफ MOEF का। वहाँ पे जो केसेस पहले वहाँ डाले, उसी पर पोर्टल पे डाले जाते थे, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोसेस किया जाता था। तो इस बार भी कंसर्न एक्शन ने इंडेंट डाल दिया दोनों रोडों का, और उसमें कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो डिप्टी कमिश्नर कंसर्न में देने होते हैं, वो DC साहब से भी हमारी बात हुई थी। DC साहब ने हमारी एक मीटिंग ली थी, वो मीटिंग भी हमारी सक्सेसफुल रही थी। वो भी हमें 1-2 दिन में वो दे देंगे, और एक्शन साहब उसको अपलोड कर देंगे। यूं ही वो मेरे उसमें आ जाएगा, मेरे पोर्टल में। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अब वाला जो सिस्टम है, इसमें DFO लेवल पे कितने दिन पे प्रपोजल रहना है, वो सारा स्पेसिफाई है, कितना एरिया इन्वॉल्व होगा। मुझे बता दीजिए कब तक होगा, कुछ खुशखबरी तो लोगों को दीजिए नहीं, कि सर, कितना टाइम इस प्रोसेस को लगेगा। ये डिपेंड करता है कि एक्शन साहब अगर आज अपना उसमें डाल देते हैं पोर्टल पे, उनको 2 सर्टिफिकेट DC साहब से लेने थे, वो 2 आज डाल देते हैं, वो ऑटोमेटिकली मुझे SMS अलर्ट आ जाएगा, मेरी ईमेल पे अपडेट हो जाएगा। जी जी हो गया, वो यहाँ से फिर हमने जो भी इंस्पेक्शन कर दी है वो हम कर देंगे। उसकी जो भी कैलकुलेशन ट्रीज का आस्ते आप जानते हो, जो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, उसको पूरा मद्देनजर लेके करते हुए CA का कंपोनेंट बनाकर हम उसको वो कर देंगे। इसका मतलब है कि 2-3 महीने में ये हो सकता है। हाँ, हो सकता है उसमें। और मैंने एक्शन साहब को और DC साहब को यही कहा था कि ये जो अभी हमारे पास सीजन है बड़ा सूटेबल है, क्योंकि ये न्यूमरेशन ऑफ ट्रीज है कि वेरी बिग टॉक्स, बिल्कुल ये बिग टॉक्स है कि अभी हमारे पास मैन पावर भी है और क्लाइमेट भी अच्छा है, अप्रोचेबल है। तो हम इसको जल्दी से जल्दी करके एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर हम ये कर सकते हैं। बाकी उसका क्लियरेंस देना, उसका वो करना, दैट इज लाइज विद द रीजनल ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ MOEF, जो वो भी वहाँ भी एडवाइस। यानी कि अगर यहाँ से सारा सिस्टम सेट हो जाएगा तो फिर एक DFO की ये टाइम लाइन होता है। चलो इसमें कोई फॉरेस्ट ऑफिसर का कोई वो नहीं होता। जो हमें रिक्वायर्ड होगा, यूजर एजेंसी ऑपरेट करेगी, जो हमें चाहिए वो हमें टाइमली देती जाएगी, हम उसको करते जाएंगे। तो इसमें आपके जो है वो स्मूथली हो जाएगा। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलेगा, प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद जब पैसा जमा कराएंगे तो उनको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। शुक्रिया DFO साहब। ये थे DFO मड़वा, जिन्होंने कहा कि एक तो दक्षिण रोड पर इन्होंने बात की कि प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और उम्मीद है कि जल्दी जल्दी जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। और साथ में जो फॉरेस्ट को डैमेजेस हुए उसके लिए भी जो है, जो एक्यूज्ड है जिन्होंने वहाँ पर वो डैमेजेस किए हैं फॉरेस्ट को, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो करेंगे। आपने हमारे वीडियोस भी देखे, आपने सब देखा कि किस तरह की डैमेजेस है इस फॉरेस्ट में। और हमें उम्मीद है कि लोग जो है वो कॉपरेट करेंगे और लोग जो है वो फॉरेस्ट को डैमेज नहीं करेंगे इस तरह से, जिस तरह के विजुअल्स जो है वो हमने देखे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
Pode, pode. Você rapaz, tem aqui. Dá só coisa.